प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत। क्या? भारतीय संविधान के स्रोत। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, चाहे किसी भी देश के संविधान को आपको समझना हो तो इसके लिए सबसे पहले मूल बात ये जरूरी है। क्या जरूरी है? कि वह संविधान एकमात्र एक लिखित दस्तावेज ही नहीं होता है, बल्कि वास्तविक रूप में उस संविधान के अंतर्गत उस देश की विचारधारा, उस देश की जनता की मूल मान्यताएं और इसी के साथ में अन्य शासन तंत्रों से भी कुछ ना कुछ उधार अवश्य लिया जाता है। कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अन्य देशों की शासन व्यवस्थाओं से भी ग्रहण किया जाता है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये कि आज का जो हमारा लेक्चर है इस बात के ऊपर होगा कि भारत का जो मूल संविधान है, जो संविधान भारतीय संविधान निर्माताओं ने बनाया था, अर्थात संविधान सभा के द्वारा जिस संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है। तो उस संविधान सभा के द्वारा जिस संविधान का निर्माण किया गया था, तो क्या उस संविधान सभा के ऊपर किसी न किसी रूप में अन्य तत्वों का प्रभाव पड़ा या नहीं? तो हम देखते हैं वास्तविक रूप में अन्य तत्वों का प्रभाव भी पड़ा है। जो अन्य तत्वों का प्रभाव पड़ा है वह ही भारतीय संविधान के स्रोत कहलाते हैं। और भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित कितने ही प्रश्न प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। इसी के साथ में स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों से भी भारतीय संविधान के स्रोत के संदर्भ में प्रश्न किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा है कि मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरी YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिससे कि आप जो 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार रुपये का ऐप खरीदें वो खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस विद्यार्थियों को मेरे चैनल की जानकारी हो गई है उसको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं मेरे विद्यार्थियों को समझाऊंगा, चाहे राजनीति विज्ञान का कोई भी टॉपिक्स क्यों ना हो, सभी मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। यस भारतीय संविधान की स्रोत। भाई, हम स्रोत को समझे उससे पहले दो बातें समझना जरूरी है। एक तो ये कि वास्तविक रूप में संविधान किसी भी देश का जीवन मार्ग होता है, दूसरा ये कि संविधान होता ही क्या है। ये दो बातें समझने के बाद में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के कौन कौन से स्रोत हैं, अर्थात वर्तमान समय में भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वह वास्तव में किन किन स्रोतों से तैयार हुआ है। यस अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पर आपके लिए दो डायग्राम बनाए, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2। आप इन दोनों को बेहतर तरीके से समझिएगा, उसके बाद में संपूर्ण भारतीय संविधान को समझने में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तो केवल आज मैं स्रोत समझाऊंगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन दोनों डायग्रामों के अंतर्गत भारत का संपूर्ण संविधान समाहित हो जाता है। यस देखिएगा, मैंने सबसे पहले यहां नोट किया है व्यक्ति, समाज, राज्य, संविधान। क्या मतलब हुआ इसका? समझे बेटा। व्यक्ति का मतलब क्या होता है कि वास्तविक रूप में देखो, व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता, राज्य के बिना नहीं रह सकता। कैसे? जैसे राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने, नोट करें, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स, अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। और भी किताबें बहुत लिखी हैं। अरस्तु ने इतनी किताबें लिखी हैं कि उस जमाने में अरस्तु के द्वारा लिखी हुई किताबें ऊँटों पर लदकर जाया करती थी, क्योंकि उस समय वास्तविक रूप में कोई अन्य सुविधाएं नहीं थी, इतनी ज़्यादा किताब लिखी थी। ये वास्तविक रूप में सभी विज्ञानों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में इन्होंने अपनी योगदान दिया है। और न केवल राजनीति विज्ञान की जनक, बल्कि ये वास्तविक रूप में अन्य अनेकों विषयों के भी जनक हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, अरस्तु का कहना है कि व्यक्ति स्वभाव से ही एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी और राजनीतिक प्राणी है, अर्थात व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता
और समाज का जो संगठित रूप होता है वह संगठित रूपी राज्य कहलाता है। और वास्तविक रूप में चाहे दुनिया का कोई भी राज्य क्यों ना हो, उस राज्य का अपना एक जीवन मार्ग होता है और वह जीवन मार्ग उस देश की परिस्थितियों के अनुसार तय किया जाता है कि उस देश की कैसी परिस्थितियां हैं, उस देश की क्या आवश्यकताएं, उन परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर ही जीवन मार्ग तय किया जाता है उस राज्य का, और वह जीवन मार्ग ही संविधान कहलाता है। तो इसीलिए भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा, वास्तविक रूप में भारत के अंतर्गत जो परिस्थितियां थी, भारतीय जनता की जो आवश्यकताएं थी, मतलब भारत के संविधान का निर्माण भारत की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार हुआ है। अर्थात भारतीय राज्य ने या भारत के राष्ट्र राज्य ने वास्तविक रूप में जो जीवन मार्ग अपनाया, वह जीवन मार्ग अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया है। जो जीवन मार्ग अपनाया है वह जीवन मार्ग ही वास्तविक रूप में संविधान कहलाता है। और इस जीवन मार्ग को अपनाने के अंतर्गत उन्होंने जिन जिन बिंदुओं के ऊपर महत्वपूर्ण रूप में बल दिया है, वही इस देश के संविधान की विशेषताएं कहलाती हैं। विशेषताओं की चर्चा हम भारतीय संविधान के स्रोत के बाद में करेंगे। अर्थात अगला लेक्चर जो हमारा होगा वह भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में होगा। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। तो ये बात क्लियर होगी। अब अगली बात आती है कि वाकई संविधान ही क्या होता है, संविधान कहते हैं किसे है। यस, देखो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप भारतीय संविधान का अध्ययन करें तो संविधान के अर्थ का भी अभिप्राय आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि सर संविधान के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कीजिएगा कि संविधान का क्या अर्थ है, इसके मतलब अच्छे संविधान के क्या लक्षण होते हैं, एक अच्छे संविधान की क्या शर्तें होती हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, लेकिन चूंकि हम भारतीय संविधान का अध्ययन करें तो संविधान का क्या भावार्थ होता है ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान को समझने में ये आपके सहायक होगा। क्या? अब देखिए, भी डायग्राम से समझा रहा हूं मैं। संविधान किसे कहते हैं, इधर आइए, ये मैंने संकेत दिया, इधर आइएगा। देखो, संविधान का सीधा सा तात्पर्य होता है कि वास्तविक रूप में संविधान के अंतर्गत शासन के संगठन का उल्लेख किया जाता है। शासन के संगठन का मतलब है कि शासन या सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संगठन का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद में इन अंगों में शक्ति का वितरण किया जाता है, मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या कार्य करनी है इसका भी उल्लेख संविधान में कर दिया जाता है। और इसके साथ में वास्तविक रूप में संविधान के अंतर्गत ही सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है, जिन सिद्धांतों के आधार पर शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो संविधान का सीधा सा भावार्थ होगा कि वास्तविक रूप में संविधान के अंतर्गत शासन के संगठन का वर्णन किया जाता है और शासन के अंगों में शक्तियों के वितरण को भी स्पष्ट किया जाता है। इसी के साथ में शासन के सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित किया जाता है, जिनके अनुरूप राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वह ही संविधान कहलाता है। तो आप भारत में देखेंगे शासन का अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके मतलब शासन का संगठन अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संगठन का उल्लेख किया गया संविधान में। फिर अंगों में शक्ति वितरण भी किया गया व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। इसके साथ में सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण भी किया गया। तो आप देखेंगे जैसे भारतीय संविधान के सामान्य सिद्धांतों की बात आती है तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही उनका उल्लेख कर दिया गया है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, समाजवाद है, पंथ निरपेक्षता इत्यादि का उल्लेख कर दिया गया। तो इनके रूप जो है शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी होती है उसके द्वारा किया जाएगा, मतलब वास्तविक रूप में कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका के 2 पार्ट हो जाते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्रिमंडल आते हैं और स्थायी कार्यपालिका में सिविल सेवक आते हैं अर्थात लोक सेवक आते हैं। यस, ये संविधान का सामान्य सा अर्थ हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, भारतीय संविधान के स्रोत को समझे उससे पहले इसकी एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, जिससे कि आप भारतीय संविधान को अच्छे से समझ सकें। चलिए मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, संविधान शासन व्यवस्था को आधार प्रदान करता है। बेटा ध्यान दें, देखिएगा वास्तव में जो संविधान होता है, ये संविधान, ये पूरा का पूरा संविधान शासन व्यवस्था को आधार प्रदान करता है। क्या? संविधान शासन व्यवस्था को आधार प्रदान करता है। तो मैंने यहाँ कहा ना, शक्ति का प्रयोग मतलब राजनीतिक शक्ति का प्रयोग वास्तविक रूप में सामान्य सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, जिसका एक उल्लेख संविधान के अंतर्गत कर दिया जाता है। इसलिए संविधान शासन व्यवस्था को आधार प्रदान करता है। क्या? संविधान शासन व्यवस्था को आधार प्रदान करता है। जैसे करें शासन का संगठन, तो वास्तविक रूप में सरकार के 3 अंग जो होते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो जो संविधान होता है वो शासन व्यवस्था को आधार प्रदान करता है।
और इसके बाद में संविधान राजनीतिक व्यवस्था मतलब पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक व्यवस्था का खाका मात्र न होकर राष्ट्र की जनता की आस्थाओं एवं मान्यताओं की अभिव्यक्ति करता है। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है, संविधान केवल राजनीतिक व्यवस्था का खाका मात्र नहीं है, जैसे यहाँ मैंने कहा है कि इसमें शासन के संगठन का उल्लेख किया जाता है, अंगों में शक्ति का वितरण किया जाता है जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो ये एक खाका मात्र होगा। परंतु वास्तव में संविधान राजनीतिक व्यवस्था का पॉलिटिकल सिस्टम का एक खाका मात्र नहीं होता है, बल्कि राष्ट्र की जनता की आस्थाओं मान्यताओं की अभिव्यक्ति करता है। तो ऑप्शन हम देखेंगे, यहाँ मैंने लिखा सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण। तो वास्तविक रूप में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंतर्गत वास्तविक रूप में संविधान की आत्मा का उल्लेख कर दिया गया है। संविधान की एक प्रकार से वो आत्मा है, क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में हम ये कहेंगे कि यहाँ तक कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को किस अनुरूप कार्य करना है, इन सब का उल्लेख प्रस्तावना में कर दिया गया है। अर्थात वास्तविक रूप में किसी भी रूप में कोई भी कार्य किया जाए तो प्रस्तावना के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो प्रस्तावना एक प्रकार से संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रस्तावना में सब कुछ समाहित हो जाता है। अब प्रस्तावना के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, लेकिन यहां पर आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो संविधान होता है वह पॉलिटिकल सिस्टम का, राजनीतिक व्यवस्था का खाका मात्र नहीं होता है, बल्कि राष्ट्र की जनता की आस्थाओं एवं मान्यताओं की अभिव्यक्ति करता है। अर्थात संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्र की जनता होती है उसकी आस्थाओं एवं मान्यताओं को भी वहां पर अभिव्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत वास्तविक रूप में आदर्शों का उल्लेख किया गया है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अखंडता, न्याय, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता इत्यादि, ये सारे के सारे आदर्श ही हैं। ठीक है, तो इनकी अभिव्यक्ति प्रस्तावना में ही कर दी गई है, संविधान की प्रस्तावना में। यस बेटे, चलिए अब इसके बाद में डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। क्या कह रहे हैं कि अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि भारत का संविधान एक उधार का थैला है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो अनेकों देशों से अनेकों सिद्धांत ग्रहण किए गए थे। इस आधार पर आरोप लगाया जाता है कि वास्तविक रूप में भारत का संविधान एक उधार का थैला है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। इसका उत्तर देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं कि उधार लेने में साहित्यिक चोरी नहीं है। मतलब किसी भी देश से कोई अच्छी बात यदि हम उधार ले रहे हैं तो ये कोई चोरी नहीं है, बल्कि बुनियादी सिद्धांतों पर वास्तविक रूप में किसी का एकाधिकार नहीं होता है। मैंने यहाँ छोड़ दिया है, आप लिखेंगे बुनियादी सिद्धांतों पर किसी भी देश का एकाधिकार नहीं होता है। इसलिए वास्तविक रूप में अच्छे सिद्धांतों को ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है, कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। इसलिए डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर कह रहे हैं कि भारत का संविधान एक उधार का थैला नहीं है। यस, अगली बात, संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था उस समय संविधान निर्माताओं ने ये देखा कि भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, राष्ट्र के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। तो इनका कहना ये था कि भारत का संविधान इस अनुरूप तैयार किया जाए, इस अनुरूप निर्मित किया जाए, जिससे कि वास्तविक रूप भारत का संविधान आने वाले संकटों और चुनौतियों का सामना कर सके। इसलिए संविधान का जब निर्माण किया गया तो ये ध्यान रखा गया कि संविधान नौका को खे सके, अर्थात वास्तविक रूप में संविधान ऐसा हो जो कि देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना कर सके, या वास्तविक रूप में जो ये नौका है इस नौका को खे सके। मतलब वास्तविक रूप में राज्य का संचालन करना एक प्रकार से नौका को खेने के समान है। तो नौका को खे सके, केवल इतना ही नहीं, साथ ही देश का दिशा सूचक बना रहे। मतलब यह संविधान केवल संकटों का सामना करने वाला ही नहीं हो, बल्कि एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जो कि देश का दिशा सूचक बना रहे, मतलब देश को दिशा दिखाता रहे। तो वास्तविक रूप में दिशा दिखाने की बात आती है तो दिशा दिखाने का काम हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्व करते हैं। कौन करते हैं? नीति निदेशक तत्व करते हैं। तो देश का दिशा सूचक बना रहे, यह तभी संभव होगा जब संविधान की आत्मा और व्यवहारिक का, क्या ध्यान दीजिएगा, जब संविधान की आत्मा और व्यवहारिकता का निजी सांस्कृतिक धरोहर एवं परदेशी अनुभवों का वह श्रेष्ठ समन्वय हो। ठीक है, मतलब यहाँ जो उनके जब संविधान की आत्मा और उसकी व्यवहारिकता है, यहाँ व्यवहारिकता कर लेंगे, उसकी व्यवहारिकता है, उसको निजी सांस्कृतिक धरोहर और परदेशी अनुभवों का श्रेष्ठ समन्वय हो, तभी यह संभव हो सकता है कि वह
वास्तविक रूप में देश के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की समस्या है उनका सामना कर सके और देश का दिशा सूचक बन सके। कब बन सकता है? जबकि वास्तव में संविधान की आत्मा और व्यवहारिकता को भी संविधान में स्थान दे और इसी के साथ में निजी सांस्कृतिक धरोहर और परदेशी अन्य देशों के अनुभवों का ये श्रेष्ठ समन्वय हो, मतलब अपने सांस्कृतिक धरोहर को भी सुरक्षित रख सके, इसके साथ में विदेशों से जो अच्छी बातें अच्छे सिद्धांत है उनको भी ग्रहण कर सके। ये सब का समन्वय होगा तो ही यह वास्तविक रूप में एक देश का दिशा सूचक बन सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक रूप में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक श्रेष्ठ एक सुंदर संविधान है। इस संविधान में वास्तविक रूप में सभी अच्छे सिद्धांतों का समन्वय किया गया है, इसलिए भारतीय संविधान का निर्माण समन्वयात्मक पद्धति के आधार पर किया गया है, अर्थात दो विरोधी तत्वों में यहाँ जगह जगह समन्वय किया गया है। जैसे संविधान संशोधन की बात आती है तो संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। संघात्मक व्यवस्था की बात आती है तो भारतीय संविधान के अंतर्गत एकात्मकता के लक्षण भी है और संघात्मकता के भी लक्षण है। तो इस तरीके से अनेकों बातें, इनका मैं उल्लेख करूं तो 5 घंटे में भी पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता। मैंने संकेत दिया है कि भारत के संविधान का जो निर्माण किया है वह समन्वयात्मक पद्धति के आधार पर किया है, मतलब दो विरोधी तत्वों में समन्वय बिठाया गया है। ठीक है, अब हम मूल बात पर आते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत। देखिएगा बेटा, भारतीय संविधान के स्रोत के संदर्भ में ये प्रथम पार्ट है, दूसरा पार्ट और है, तो दोनों पार्ट आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो भारतीय संविधान के स्रोत ले, उससे पहले ध्यान देंगे कि वास्तविक रूप में लिखित दस्तावेज ही संविधान नहीं होता है। क्या केवल लिखित दस्तावेज होता है? जैसे भारतीय संविधान का लिखित दस्तावेज की हम बात करें तो मूल संविधान के अंतर्गत 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे, तो केवल यही संविधान नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में उस देश की जनता की विचारधाराएं, मान्यताएं और आदर्श और अन्य देशों से भी किसी न किसी रूप में कोई प्रेरणा ली गई है, तो वो सारे के सारे जो है संविधान के स्रोत बन जाते हैं। केवल लिखित दस्तावेज ही संविधान नहीं होता है, बल्कि अन्य देशों से जो बातें ग्रहण की गई हैं, इसी के साथ में यहाँ की जो जनता की विचारधारा है, जनता की जो मान्यताएं हैं, जनता के जो आदर्श हैं, वो सब के सब जो है किसी न किसी रूप में संविधान के स्रोत बन जाते हैं। इसी के साथ में किसी न किसी रूप में इतिहास का भी संविधान निर्माता के ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि इतिहास भी एक प्रकार से जो है संविधान का स्रोत है। जैसे हम कहेंगे कि 1935 के अधिनियम का प्रभाव बहुत ज़्यादा भारतीय संविधान निर्माताओं पर पड़ा। यहाँ तक कहा जाता है कि 1935 की लगभग 200 धाराएं यूं की यूं स्वीकार कर ली गई थी नए संविधान के अंतर्गत। ठीक है बेटा, अब इसका पहला स्रोत लेते हैं, भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज। बेटा ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में सबसे पहला जो स्रोत है वह है भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज। तो प्राचीन का मतलब है कि मौलिक रूप में जो भारत का संविधान था उस संविधान के अंतर्गत जो है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। आज तो खैर हमें कहेंगे कि 12 अनुसूचियां हो गई हैं, इसके साथ में 22 भाग भी हो गए हैं, और आज हम देखते हैं तो लगभग 104 संविधान संशोधन भी हो गए आज के डेट में। तो भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज तो ये है, तो ये एक हम कह सकते हैं भारतीय संविधान का मूल स्रोत हो गया जो इसका लिखित दस्तावेज है। अब अगली बात इसमें देखेंगे कि वास्तव में भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। एक बात तो ये नोट करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और इसी के साथ में भारत वास्तविक रूप में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये भी नोट करेंगे, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर पूरी दुनिया में सबसे छोटे संविधान की बात आती है तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, और आधुनिक समय में दुनिया का पहला लिखित संविधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है जो कि 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था। ठीक है बेटा, ये भी बात आप नोट कर सकते हैं। दूसरा स्रोत है संविधान सभा के वाद विवाद। देखो, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो वास्तविक रूप में संविधान सभा के अंतर्गत विभिन्न शब्दावलियों के ऊपर स्पष्ट रूप में तर्क वितर्क वाद विवाद होते थे। तो ऐसी स्थिति में संविधान की जो विभिन्न शब्दावलियां, उन शब्दावलियों का स्पष्ट भाव उजागर होता है। किसके आधार पर? संविधान सभा में जो वाद विवाद हुए। तो इसलिए संविधान सभा भी जो है वास्तविक रूप में संविधान का एक स्रोत बन जाता है, अर्थात संविधान सभा में जो वाद विवाद हुए वो वाद विवाद भी संविधान के स्रोत बन जाते हैं। पहले तो यहाँ ये ध्यान रखना कि संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है। बाकी मैं संविधान सभा के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, इसके ऊपर लगभग 4-5 लेक्चर मुझे अपलोड करने होंगे, किसके ऊपर? संविधान सभा के ऊपर। तीसरा स्रोत है पुराने संवैधानिक अधिनियम। बेटा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा था ना कि भाई संविधान के स्रोत का जब हम अध्ययन करते हैं तो चाहे दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो,
उस संविधान का जब स्रोत हम देखते हैं तो इतिहास का प्रभाव किसी न किसी रूप में उस संविधान के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं के ऊपर भी वास्तविक रूप में इतिहास का प्रभाव पड़ा है। और इतिहास का मतलब यहाँ होगा कि पुराने जो संवैधानिक अधिनियम थे, जैसे 1858 का, 1892 का, 1909, 1919 और 1935 का अधिनियम, ये सारे अधिनियम के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा था, मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यापक रूप में अपलोड करूंगा। मैं केवल दिखावा औपचारिकता नहीं निभाऊंगा, लेकिन जो मूल बात है वो तो मैं समझा देता हूँ। बाकी जब मुझे लगता है कि इसके ऊपर अलग से लेक्चर बनाने की आवश्यकता होती है तो मैं अलग से लेक्चर अपलोड करता हूँ। तो 1858, 92, 1909, 1919 और 1935 का जो अधिनियम है, इसी के साथ में 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम है, ये सारे के सारे अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। यहाँ तो केवल ध्यान रखना है कि 1858, 1892, 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों का भी भारतीय संविधान निर्माताओं के ऊपर प्रभाव पड़ा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है 1935 के अधिनियम का। 1935 के अधिनियम में वास्तविक रूप में देखते हैं तो लगभग जो 200 धाराएं नए संविधान के अंतर्गत जो भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, यूं की यूं स्वीकार कर ली गई है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है नया संविधान, अर्थात भारत का जो नया संविधान बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, उसमें वास्तविक रूप में जो अनुच्छेद 256 है, वो अनुच्छेद 256 1935 के अधिनियम की धारा 126 की तरह है। कैसे? अनुच्छेद 256 में वास्तविक रूप में स्पष्ट रूप में लिखा गया कि केंद्र राज्यों को आदेश दे सकते हैं। तो यहाँ पर 126 में भी, अर्थात 1935 के अधिनियम की धारा 126 में यही बात कही गई है। तो इसका मतलब यूं को यहाँ स्वीकार किया गया है। इसी के साथ में नए संविधान के, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 व 353 के अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो 1935 के अधिनियम की धारा 103 में भी इसी बात की चर्चा की गई है। इसका मतलब यथावत ये बात स्वीकार कर ली गई है। तो यहाँ मूल बात जो कहने की वो ये है कि 1935 के अधिनियम की 200 धाराओं को, कुछ बातों को छोड़ करके यथावत इसी रूप में नए संविधान के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि 1935 के अधिनियम का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है। किसके ऊपर? संविधान निर्माताओं के ऊपर, संविधान सभा के ऊपर। यस। अब यहां मैंने लिखा है, देखो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि जब कुछ लोगों ने ये कहा कि भारत का संविधान तो वास्तविक रूप में 1935 के अधिनियम का ही जो है प्रतिरूप है, मतलब यूं का ही स्वीकार कर लिया गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जवाब दे रहे हैं कि नहीं, ये गलत बात है। वास्तविक रूप में भारत का संविधान भारत की संविधान सभा के द्वारा ही तैयार किया गया है और अच्छी बातों को ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। क्या? अच्छी बातों को ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए 1935 के अधिनियम की जो अच्छी बातें थी, संविधान सभा ने उन अच्छी बातों को स्वीकार किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं। पूरा व्याख्यान से आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और चौथा जो स्रोत है वह है संविधियां, अध्यादेश, नियम, विनियम, आदेश आदि। ध्यान दें बेटा, अब समय समय के ऊपर आप देखिएगा भारत की जो संसद है, संसद के द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, तो वो कानून भी जो है संविधान के स्रोत बन जाते हैं। इसी के साथ में जब संसद अधिवेशन में नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल के द्वारा ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश भी किसी न किसी रूप में जो है संविधान का स्रोत बन जाता है। क्यों? क्योंकि अध्यादेश एक प्रकार से कानून बन जाता है, कानून बन जाता है तो वह संविधान का स्रोत बन जाता है। इसी के साथ में समय समय पर वास्तविक रूप में राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति केंद्र में, राज्यपाल राज्य में, इनके द्वारा नियम और विनियम बनाए जाते हैं, तो ये भी किसी न किसी रूप में संविधान के स्रोत बन जाते हैं। और इसी के साथ में समय समय पर इनके द्वारा विभिन्न आदेश दिए जाते हैं, वह भी किसी न किसी रूप में संविधान के स्रोत बन जाते हैं। फिर मैंने लिखा आदि, मतलब संविधियां, अध्यादेश, नियम, क्या? नियम, विनियम, आदेश आदि भी जो है भारतीय संविधान के स्रोत हैं। तो आप ये चौथा स्रोत नोट कीजिएगा। पांचवा है संवैधानिक संशोधन। वास्तविक रूप में आज तक भारतीय संविधान में 104 संविधान संशोधन हो गए। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन एक व्यापक संविधान संशोधन थे। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि जब समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो संविधान संशोधन होते हैं, इनमें वास्तविक रूप में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन के ऊपर विशेष बल दिया जाता है। सामाजिक न्याय की स्थापना के ऊपर बल दिया जाता है, आर्थिक न्याय की स्थापना के ऊपर बल दिया जाता है, राजनीतिक न्याय की स्थापना के ऊपर बल दिया जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्राप्त करने के ऊपर बल दिया जाता है। तो वास्तविक रूप में ये सभी जो संविधान संशोधन होते हैं, ये भी किसी न किसी रूप में जो है संविधान के स्रोत बन जाते हैं। अब जो ये संविधान संशोधन है, आज तक 104 संविधान संशोधन हो गए भारत में, तो इन सभी संविधान संशोधन के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, सभी संविधान संशोधनों के ऊपर
अभी तो मैं केवल स्रोत की बात कर रहा हूं। छठा है विश्व के अन्य संविधानों का प्रभाव। देखा बेटा, ध्यान देंगे यहाँ, वास्तविक रूप में अन्य देशों से भी जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे सिद्धांत ग्रहण किए। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि सिद्धांतों के ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है और अच्छे सिद्धांतों को ग्रहण करने में कोई चोरी भी नहीं है, कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो अन्य देशों से भी बहुत कुछ लिया गया है। तो यहाँ अन्य देशों से क्या कुछ लिया गया है, इसके ऊपर मैंने अलग से जो है लेक्चर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में देखेंगे पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 यहाँ मैं कुछ संकेत दूंगा, बाकी मैंने दूसरी वीडियो के अंतर्गत सारी की सारी बातें समझा दी है। तो दूसरा जो लेक्चर है वो जरूर देखेंगे आप, दूसरा पार्ट, विश्व के अन्य संविधानों का प्रभाव। विश्व के अन्य संविधानों का प्रभाव, इस महत्वपूर्ण संकेत दे रहा हूं, बाकी दूसरे लेक्चर में पार्ट नंबर 2 में देखेंगे ये सारी बातें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो ये सर्वप्रथम तो ब्रिटेन से लिया गया है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश संविधान सभी संविधानों की जननी है, ब्रिटिश संसद सभी संसदों की जननी है। ब्रिटेन का जो संविधान है वह ही वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री पद की जननी है। ब्रिटिश संविधान ही द्विसदनात्मक 2 सदनी व्यवस्थापिका की जननी है। ब्रिटिश संविधान ही सामूहिक उत्तरदायित्व की जननी है। तो जब ये सबकी जननी है तो डेफिनेटली भारतीय संविधान निर्माताओं के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखिएगा, ब्रिटेन से क्या क्या लिया? एक तो संसदीय शासन प्रणाली लिया है, संसदात्मक शासन प्रणाली। अब संसदात्मक शासन प्रणाली आपको बेहतर तरीके से समझना हो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मैंने संसदीय शासन प्रणाली को अच्छे से समझा रखा है, लगभग 10 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया भारत ने। इसी के साथ में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया है। इसी के साथ में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान हो, भारत में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है, तो यह भी ब्रिटेन से लिया है। क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत जो सम्राट का पद है औपचारिक प्रधान है और भारत में राष्ट्रपति है भी औपचारिक प्रधान है, तो ये भी ब्रिटेन से लिया है। इसके बाद में अमेरिका से संघात्मक व्यवस्था ली है। संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? जब किसी देश के संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य सीधा शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है तो उसे जो है संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था के ऊपर भी मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में। यस, मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी यहीं से लिया गया है, अमेरिका से। इसके साथ में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सशक्त न्यायपालिका का प्रावधान भी अमेरिका से लिया है एवं न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भी अमेरिका से लिया है। मैंने न्यायिक पुनरावलोकन के ऊपर भी अलग से कितने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, आप लिस्ट में देख सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में, राजनीतिक सिद्धांत में। और फ्रांस से जो है गणतंत्र का प्रावधान लिया है, क्योंकि भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो राष्ट्रपति होता है, अर्थात जो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, वंशानुगत नहीं होता है बल्कि निर्वाचित होता है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। अब जब राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, राष्ट्रपति निर्वाचित है, तो इसलिए इसको गणतंत्र कहा जाता है। देखो, राजतंत्र और गणतंत्र में फर्क होता है। राजतंत्र में जो राज्य का अध्यक्ष होता है वंशानुगत होता है, जैसे ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन में राज्य का जो अध्यक्ष है वह सम्राट होता है। कौन होता है? सम्राट होता है। तो वास्तविक रूप में वो क्या होता है? वंशानुगत होता है, इसलिए वहाँ राजतंत्र है। और भारत में जो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है या राज्य का अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत नहीं है बल्कि निर्वाचित है, इसलिए भारत में गणतंत्र है। और ये गणतंत्र कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। अगली बात देखो, भारत में केंद्र राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र राज्य में शक्ति का बंटवारा किया जाता है। तो संघ और राज्य, मतलब केंद्र और राज्य में जो शक्ति का विभाजन किया गया है वो कनाडा से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ली गई है, क्योंकि यहाँ पर जो शक्तियों का बंटवारा किया गया तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची है। तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और आयरलैंड से नीति के निदेशक सिद्धांत लिए गए। बेटा ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में नीति निदेशक सिद्धांत जो है केवल पूरी दुनिया में 2 ही देशों में, एक तो आयरलैंड में और दूसरा केवल भारत में, 2 देशों में, केवल 2 देशों में, बाकी कहीं पर भी नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख नहीं किया गया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। बेटा 7वां स्रोत है न्यायिक निर्णय, अर्थात समय समय पर हमारी न्यायपालिका के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के वाद इसके सामने आते हैं, जो विभिन्न प्रकार के केस इसके सामने आते हैं, उसके बारे में जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय भी किसी न किसी रूप में संविधान के स्रोत बन जाते हैं। और वो स्रोत तब तक बने रहते हैं जब तक कि उस निर्णय के ऊपर स्वयं न्यायपालिका अपना निर्णय नहीं बदल देती। इसलिए न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो फैसले सुनाए जाते हैं वो भी संविधान के स्रोत बन जाते हैं। अब ये इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो वाद हैं उनके ऊपर भी मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा। 8वां प्रथाएं एवं अभिसमय, अर्थात वास्तविक रूप में कहा जाए तो भारत का संविधान तो एक लिखित संविधान है, तो फिर इसमें परंपराओं का
मतलब अभी समय को परंपराएं भी कहते हैं। प्रथा और परंपराओं का तो कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा ध्यान दें, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिस देश का संविधान पूर्ण रूप में लिखित हो या पूर्ण रूप में अलिखित हो। जैसे ब्रिटिश संविधान के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लेकिन नहीं, ब्रिटिश संविधान पूर्ण रूप में अलिखित है, ये बात हम मानेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ लिखित अंश भी है। जैसे 1911 का अधिनियम है, 1949 का अधिनियम है, 1958 का अधिनियम है। इसी के साथ में और विभिन्न प्रकार के अधिनियम है जिनके द्वारा हम ये कहेंगे राज्यसभा की शक्तियों को कम किया गया है ना। मतलब वहाँ जो संसद है द्विसदनीय है, प्रथम सदन का नाम है जो है लोक सदन, दूसरे का लॉर्ड सभा, तो वहाँ पर दूसरे सदन लॉर्ड सभा की शक्तियों को धीरे धीरे कम किया गया है। तो विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाए गए। तो अधिनियम है वो लिखित रूप में, इसलिए ब्रिटेन का संविधान भी वास्तविक रूप में अलिखित तो है, लेकिन वहाँ पर लिखित अंश भी पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से भारत का संविधान लिखित माना जाता है, ये बात सत्य है, भारत का संविधान लिखित है, स्पष्ट रूप में लिखित दस्तावेज है। मूल संविधान में है 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियाँ हैं, तो लिखित दस्तावेज है हमारे पास। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि वास्तविक रूप में भारत के संविधान में भी कुछ अलिखित प्रावधान है, कुछ अलिखित अंश है, मतलब कुछ परंपराएं हैं, कुछ अभिसमय, कुछ संवैधानिक परंपराएं, कुछ प्रथाएं हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ आपके लिए 4-5 परंपराएं नोट की समझने के लिए। देखिएगा, वास्तविक रूप में जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। लेकिन वास्तविक रूप में देखते हैं तो व्यवहार में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के द्वारा। तो एक परंपरा बन गई है, जबकि शक्ति राष्ट्रपति को सौंपी गई है कार्यपालिका की। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में साफ लिखा हुआ है ये। लेकिन अब क्या परंपरा बन गई है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो ये परंपरा बन गई है, एक परंपरा तो ये होगी। दूसरा है लोकसभा को भंग करना। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर वास्तविक रूप में ये कहा जाता है कि लोकसभा को जो है राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति भी तभी भंग करेगा जबकि प्रधानमंत्री से परामर्श कर लिया जाएगा। तो ये परंपरा बन गई है। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। वास्तविक रूप में देखा जाए, अगर हम कानून की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन परंपरा ये है कि राष्ट्रपति वास्तविक रूप में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये परंपरा बन गई। अगला है राज्यपालों की नियुक्ति। तो वास्तविक रूप में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये परंपरा बन गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से जरूर सलाह मशविरा करेगा। ये परंपरा बन गई है। अगला है संसदात्मक प्रणाली का विकास प्रथागत हुआ, अर्थात भारत के अंतर्गत जो संसदात्मक शासन प्रणाली का विकास हुआ है वह भी प्रथागत परंपरागत रूप में ही हुआ है। तो ये लगभग 5 अभिसमय परंपराएं होगी। तो आप कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो प्रथाएं और परंपराएं भी हैं। अभिसमय मतलब परंपराएं भी हैं। जैसा ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तो ब्रिटेन के अंतर्गत विशेषकर अभिसमय परंपराएं ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिश संविधान को आप समझना चाहते हैं, अभिसमय को समझना चाहते हैं ठीक से, इनका अर्थ वगैरह, तो इसके लिए आप लिस्ट में देखेंगे ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान में मैंने सारी बातें समझा रखी हैं। और 9वां है संवैधानिक टीकाएं एवं संविधान विशेषज्ञों के विचार। अर्थात वास्तविक रूप में भारतीय संविधान के स्रोत की जब बात आती है तो समय समय पर विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा कुछ संविधान के संदर्भ में पुस्तकें लिखी गई हैं जिनको संवैधानिक टीकाएं कहते हैं। और इसी के साथ में संविधान के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने समय समय पर अपने विचार दिए हैं। तो संविधान विशेषज्ञों के विचार और जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा संविधान के संदर्भ में पुस्तकें लिखी गई, रचनाएं लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए हैं, वो भी किसी न किसी रूप में भारतीय संविधान के स्रोत बन जाते हैं। यहाँ पर मैंने 6 विद्वानों के नाम लिखे हैं, इनकी किताबों के नाम भी नोट किए हैं, आप नोट कीजिएगा, यह एग्जाम पूछ लिया जाता है बेटा। नंबर 1 डी बसु, दुर्गादास बसु। डी बसु की पुस्तक है कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है ग्लेड हिल, इनकी पुस्तक है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तीसरी पुस्तक है अलेक्जेंड्रोविच, इनकी पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। यस। चौथा है जेनिंग्स, इनकी पुस्तक है सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, ध्यान दीजिएगा फिर से बोल रहा हूं, जेनिंग्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसके बाद में 5वां है कॉल एम शकधर, ध्यान दीजिएगा, कॉल एम शकधर की पुस्तक है, कॉल एम शकधर की पुस्तक है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान दे बेटा, कॉल एम शकधर की पुस्तक का नाम है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। और छठी है डायसी, ये वही डायसी है
जिन्होंने विधि के शासन का उदाहरण दिए ब्रिटेन के अंतर्गत, ठीक है। डायसी की पुस्तक है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है बेटा। तो ये 6 टीकाएं हो गई, इनके नाम नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। इसके बाद में अंत में यहाँ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की एक बहुत महत्वपूर्ण जो व्याख्यांश है वह नोट किए, क्या कि ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, कहा जाता है। उन सब का जवाब देते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि संविधान में कमी है तो इसका मतलब ये नहीं लेना है कि संविधान खराब, क्या कि संविधान खराब है, कि संविधान खराब है। मतलब ठीक है, संविधान में कमियां हैं, कमियां हो सकती हैं, लेकिन कमी है तो इसका मतलब ये नहीं लेंगे कि संविधान खराब है, नहीं नहीं, बल्कि मानव स्वभाव दुष्ट है। मतलब संविधान खराब नहीं है बल्कि मानव स्वभाव ही दुष्ट है। ये बात किसने कही है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। इसलिए कोई ये कहे कि संविधान में बहुत ज़्यादा कमी है तो इनके लिए मैं मेरे शब्दों में कहूँगा, क्या कहूँगा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। संविधान में कोई कमियां नहीं है। संविधान तो मैं ये कहूँगा कि हमारे भारत का संविधान बहुत ही सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठ संविधान बनाया गया है, लेकिन ये बात आती है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब इसको चलाने में ही, क्योंकि यहाँ अम्बेडकर ने कहा है कि मानव स्वभाव ही क्या होता है? दुष्ट होता है। वैसे भी देखा जाए तो मैकियावेली ने, होब्स ने स्पष्ट रूप में कहा है कि मानव स्वभाव से स्वार्थी, धूर्त, धोखेबाज, छली, कपटी और पशु से ज़्यादा हिंसक होता है। तो वास्तविक रूप में संविधान को संचालित करने वाले, संविधान की धाराओं को संचालित करने वाले मानव ही तो होते हैं, तो मानव होते हैं। तो क्या फिर वो स्वभाव से, जैसा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, क्या उनका स्वभाव जो है बुरा नहीं हो सकता? हो सकता है। इसलिए अम्बेडकर कह रहे हैं कि संविधान में कमी है तो ये नहीं कहें कि संविधान खराब है बल्कि मानव स्वभाव दुष्ट है। कौन करें? अम्बेडकर। तो ये आप नोट करेंगे। और अंत में मैंने यहाँ लिखा है कि विदेशी संविधानों की व्यवस्थाओं के साथ हमारा संविधान बहुत अधिक भारतीय बन गया है। मतलब कुछ लोग ये कह देते हैं कि वास्तविक रूप में भारत का संविधान ऐसा लगता है कि एक विदेशी संविधान है, मतलब भारतीयता को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये बात सत्य है कि भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो विदेशों से अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की गई हैं, अच्छे अच्छे सिद्धांतों को ग्रहण किया गया, ये बात सत्य है। परंतु इसी के साथ में हमारा जो संविधान है वास्तविक रूप में वह भारतीय भी बन गया है। मतलब भारतीयता के कुछ आदर्शों को हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। कैसे? नोट करें पहले, विदेशी संविधानों की व्यवस्थाओं के साथ हमारा संविधान बहुत अधिक भारतीय बन गया है। कैसे बन गया है? क्योंकि यहाँ गांधी जी के आदर्शों को भी स्थान दिया गया है। जैसे पंचायती राज व्यवस्थाएं, कुटीर उद्योगों को भी यहाँ पर स्थान दिया गया। क्या? पंचायती राज व्यवस्थाएं, कुटीर उद्योगों को स्थान दिया गया है। इसी के साथ में विकेंद्रित व्यवस्था को भी हमारे संविधान के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तो ये भारतीयता के ही सबूत हैं, ये भारतीयता के ही आदर्श हैं। ये आदर्श प्राचीन समय से ही चले आ रहे हैं हमारे भारत में। इसलिए हमारा जो संविधान है केवल उधार का थैला नहीं है बल्कि भारतीय आदर्शों को भी भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। ये हो गया भारतीय संविधान की स्रोत पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी है। आप हमारे प्लेलिस्ट में ये दोनों पार्ट देखेंगे, आप भारतीय संविधान के स्रोतों को बेहतर तरीके से समझेंगे। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो लेक्चर होगा हमारा, जो ये मैंने प्रारंभ में आपको यहाँ सूत्र दिया है कि वास्तविक रूप में प्रत्येक राज्य का अपना एक जीवन मार्ग होता है और जो जीवन मार्ग होता है वही संविधान होता है, और जो जीवन मार्ग के बिंदु होते हैं वो बिंदु ही वास्तविक रूप में संविधान की विशेषताएं कहलाते हैं। तो कल हम इस जीवन मार्ग की ही चर्चा करेंगे, इन विशेषताओं की ही चर्चा करेंगे, अर्थात भारतीय संविधान की विशेषताएं या संपूर्ण भारत के संविधान का निचोड़, जो कि कल के लेक्चर में आपको समझाएंगे। ठीक है बेटा? तो मुझे विश्वास है आप भारतीय संविधान के स्रोत को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।